करिए ना फिर कार्रवाई सर, करिए ना कार्रवाई ऐसे लोगों पर जो बयान देते हैं। आपको किसने रोका है? लेकिन नहीं, हम तो इस पर सिर्फ चर्चा करेंगे, चर्चा करके कांग्रेस को घेरेंगे, मुद्दा उठाएंगे और इससे सियासी फायदा भी ले लेंगे। ठीक है, पूरे देश में इस तरीके के बयान किसी की तरफ से भी नहीं आने चाहिए जब मामला इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय हो। और प्रोफेसर अंशु जोशी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो इस तरीके के बयान देकर जो इस वक्त यूनिस सरकार करी, आप उनको एस्केप रूट दे रहे हैं ना। आप जस्टिफाई करते हो, उनको एस्केप रूट देते हैं कि देखिए हम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने पूर्णिमा जी कही। बांग्लादेश में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो मोहम्मद यूनुस की पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस, पाकिस्तान के आईएसआई और वहां जमाते इस्लामी जैसे जो कट्टरपंथी संगठन है जिन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, उनकी वजह से हो रहा है। मैं बहुत क्विकली 3 फैक्ट चेक आपको करवाना चाहती हूँ। आज जो दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है, पहले तो हम ये समझे दिग्विजय सिंह जी कौन है। कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने मुंबई हमले के बाद एक किताब का लोकार्पण किया था और इस झूठे तथ्य को स्थापित करने का प्रयास किया था कि मुंबई के जो आतंकवादी हमले हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कराए, और बाद में सच्चाई खुल के पूरी दुनिया के सामने आई। ये वो नेता है जिन्होंने कसाब को कसाब जी कह के बार बार संबोधित किया था। फैक्ट नंबर 2, वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं दोनों देशों की माइनॉरिटीज को, विशेषकर मुस्लिम कम्युनिटी को। 1947 में भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो हमारी कुल आबादी का 9% थी और आज 14% से ज्यादा है। जब बांग्लादेश बना था तब बांग्लादेश में हिंदू आबादी, जो वहां की माइनॉरिटी आबादी है, हिंदुओं का प्रतिशत 22% था। आज वो प्रतिशत 7.8% रह गया है। ये फैक्ट अपने आप में समझाने के लिए काफी है कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। फैक्ट नंबर 3 ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें, जो बार बार प्रश्न उठ रहा है कि भारत सरकार इस पर क्या कर रही है। तो भारत सरकार इसीलिए सीएए और एनआरसी लेकर के आना चाह रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे और भी अन्य देशों में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं या जो भी वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जो वहां अट्रॉसिटीज झेल रही हैं, उनको ससम्मान भारत लाया जा सके, यहाँ की नागरिकता दी जा सके। इस पर तब विरोध करने वालों में कौन था ये हम सभी जानते हैं। तो हम फैक्चुअली समझे और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहती हूँ, इस वक्त जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम है। 4600 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर्स है हमारी बांग्लादेश के साथ, और इसको लेकर के हमारा गृह मंत्रालय, हमारी सेना, हमारे इंटेलिजेंस लगातार एक्टिव है, क्योंकि इस बात को हम समझें कि वहां जो कुछ भी हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो निंदनीय है। इसके जो रेपरकशंस अभी हमारे सामने आएंगे, आप देखिए वो हमारी, और ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि संसदीय समिति की रिपोर्ट जब सामने आई, उस रिपोर्ट में सारी की सारी चिंताओं को जाहिर किया गया और उस संसदीय समिति को लीड करने वाले शशि थरूर हैं। तो ये बात कांग्रेस से बेहतर कौन जान सकता है कि चिंता कितनी बड़ी है और उस चिंता से निपटना हमको कैसे है और सरकार का साथ देते हुए निपटना है, ना कि ऐसी बयानबाजी करके। राकेश शुक्ला जी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में, पीड़ा कहां है? पीड़ा थोड़ी है, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक पॉलिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हम यहां देश के अंदर अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए करेंगे, अपनी सियासत को चमकाने के लिए करेंगे। नहीं पूर्णिमा जी, पीड़ा तो है। आप याद करिए सलमान खुर्शीद जी ने पीड़ा व्यक्त किया था जब बाटला हाउस मुठभेड़ हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि सोनिया जी के आंसू निकल आए थे। पीड़ा तो है। और जब आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जयपुर में, तब कांग्रेस ने पहली बार हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया था और उस समय पर गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। जयपुर अधिवेशन में कहा गया कि हिंदू आतंकवाद बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को इस अभी हाल के साल में पार्लियामेंट के अंदर हत्यारा निरूपित किया था। आखिर सवाल इस बात का है कि बार बार तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ये रास्ता क्यों अपना रही है? क्या उसको लगता है कि क्षेत्रीय दलों के साथ गया हुआ मुस्लिम वोटर उसके साथ आ जाएगा? क्या मुसलमानों का विश्वास अर्जित करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ खड़े होना जरूरी है? जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, तो अभी अंशु जोशी जी ने सारी बातें कह दी और सच्चाई भी है ये कि आपको याद होगा कि जब मालेगांव ब्लास्ट और अजमेर वाला हुआ था, मालेगांव का हुआ था और समझौता एक्सप्रेस का हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एटीएस था, और उस एटीएस में बार बार एक रिपोर्ट आ रही थी कि असीमानंद जी ने सारी चीजें स्वीकार कर ली, प्रज्ञा ठाकुर जी ने सारी चीजें स्वीकार कर ली कि हाँ वो पूरी घटनाओं में शामिल थी। तो जब उन्होंने सारी चीजें स्वीकार कर ली तो फिर बरी कैसे हो गए?
दिक्कत यहीं पे है कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ मशाल लेके तब तक दौड़ती है जब तक उसकी आंच, उसकी तपिश उसको महसूस नहीं होती, और जैसे ही उसको तपिश महसूस होगी, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी के बयान को व्यक्तिगत बता के अपना पल्ला झाड़ देगी। ठीक ये है, उसका स्वभाव ठीक रहा है। लेकिन सौरभ जी, तपिश महसूस और कैसे होगी? बीते चुनावों में वो तपिश बार बार महसूस हुई, कांग्रेस समेटती जा रही है। मैंने सीधा सा एक सवाल पूछा कि भाई आधिकारिक तौर पर क्या आप दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ हैं? टीना जी चाहती तो कह सकती थी कि हम इसका खंडन करते, लेकिन इसका मेरे पास सीधा जवाब नहीं आया। अब इस चुप्पी को मैं रणनीतिक समझूं या मैं इसे असमंजस की स्थिति समझूं? देखिए पूर्णिमा जी, इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो छुटी हुई कारतूस और फूकी हुई बंदूक तो हो चुके हैं, लेकिन विवादित बयान दे करके वो लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। और दिग्विजय सिंह का अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो अभी आपको लगातार जो है शुक्ला जी ने भी बताया, अंशु जोशी जी ने भी बताया कि उनका बैकग्राउंड पूरा की पूरा जो उनकी पॉलिटिक्स रही है, राजनीति रही है, उसका केंद्र ही जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के रहा है। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लगातार जब भी कांग्रेस के अंदर से देखा जाता है कि कोई ऐसा विषय हो जिस पर जो है बात करनी हो हिंदुओं की, तो ऐसे नेता आते हैं और ऐसा बयान दे देते हैं कि वो पार्टी के ऊपर भी भारी पड़ जाता है और साथ ही साथ हमारे देश के ऊपर। देखिए मुझे चिंता इस बात की है कि इनका बयान जो है वो हमारे देश के लिए कितना घातक है, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता है कांग्रेस के, और उसका बचाव अगर टीना करमवीर आज युवा नेता है, आज युवा पीढ़ी है, अगर ये उसका मुखर तरीके से विरोध नहीं करेंगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जान भी नहीं बचेगी। क्योंकि देखिए जब आप किसी देश के ऊपर कहते हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज भारत वो भारत है जिसके अंदर चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो चाहे बहुसंख्यक समाज हो, मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाओं का लाभ बहुसंख्यक समाज को मिल रहा है उतने ही समान लाभ जो है वो अल्पसंख्यक समाज को मिल रहा है। बल्कि मैं तो कहूं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को उठा लीजिए, उनका बजट 5,000 करोड़ का किया गया, उसके अंदर जो है लगातार सीखो कमाओ योजना डाली गई, नई रोशनी योजना डाली गई, हुनर हाट इनके लिए लगाया गया, इनके लिए उस्ताद योजना लॉन्च की गई। तमाम अल्पसंख्यक जो समाज है उसके लिए मोदी जी ने बढ़ चढ़ करके काम किया। भले ही आप वोट दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन दुख इस बात का है कि जो कांग्रेस, देखिए एक तरीका तो मोहन भागवत जी का भी था। मोहन भागवत जी ने भी सवाल से सरकार पर सवाल खड़ा किए, उन्होंने भी कहा कि सरकार को हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उनका बोलने का तरीका और दिग्विजय सिंह का बोलने का तरीका में कितना अंतर है। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के बोलने के कारण आज कांग्रेस जो है डूबती हुई जहाज हो चुकी है। मैं तो टीना करमवीर जी के लिए एक ही शब्द कहूंगा कि कांग्रेस का जनाधार जो है वो लगातार जो है कांग्रेस का जनाधार जो है वेंटिलेटर पे है, लेकिन इन लोगों का अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे है। तो टीना जी से निवेदन करता हूं, आप युवा है, कम से कम ऐसे जो नेता आपके यहाँ बुजुर्ग हो गए जिनको देश की समझ नहीं है, आज आप हम अगर ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भारत के अंदर है, आप विश्व के अंदर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। जिन नेताओं का कांग्रेस के अंदर अब कोई योगदान नहीं रह गया, उन नेताओं को कम से कम ऐसी युवा प्रवक्ता से मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को आईना दिखाएं और कम से कम ये कहें कि कांग्रेस के अस्तित्व को बचाना है। तो ऐसे नेताओं के बयान से जो है किनारा करना भी पड़ेगा और उनके खिलाफ बोलना भी पड़ेगा।